नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को लेकर। वीडियो के मुख्य कंटेंट पर हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कब से कब तक का करंट अफेयर इस वीडियो में हम डील करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं 1 सितंबर से 10 सितंबर, तो इस बीच जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में डील होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा अप्रोच। हम करंट अफेयर डील करेंगे स्टैटिक जीके के साथ में, मतलब करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही और उस करंट इवेंट से जुड़ा हुआ जो भी स्टैटिक जीएस वाला पार्ट है उसे भी साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे। इस अप्रोच के पीछे का तर्क क्या है? अगर पीएससी के बीते कुछ पेपर को आप देखें तो आप ऐसा पाएंगे कि सतही स्तर की पढ़ाई अब पीएससी निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। एनालिटिकल अप्रोच हमको रखना पड़ेगा, चाहे आप प्री का पेपर देखें चाहे आप मेंस का देखें। अगर आप एनालिटिकल अप्रोच बनाकर चल रहे हैं, अगर आप विषय को काफी डीप स्तर में पढ़ रहे हैं, तभी आपके एग्जाम निकालने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा तर्क यह है कि जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होता है क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसी संभावना होती है कि उस स्टैटिक जीएस वाले पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे जिससे जुड़ा हुआ कुछ करंट इवेंट न्यूज में बन रहा था, और इसीलिए सभी जरूरत को पूरा करने के लिए हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके को भी देखते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ आपको यहां पर इवेंट दिख रहे हैं, ये क्या है? तो सबसे पहले तो हम चर्चा यही करेंगे कि कौन कौन सा करंट अफेयर हम डील करने वाले हैं, ताकि वीडियो की शुरुआत में ही आपको इस पूरे वीडियो का रोड मैप समझ में आ जाए। जैसे कि सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा जो न्यूज है वो ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। हालांकि ये अलग अलग मैंने लिखा जरूर है क्योंकि कुछ अलग अलग कंटेंट है दोनों में, लेकिन ये दोनों रिलेटेड है किससे? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने की घटना से। तो इसमें हम सारी चीजें देखेंगे जो जो भी सम्मेलन में हुआ, और जो ये नया झंडा और नया प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या विशेष बातें हैं वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता है कि पैरालंपिक्स समाप्त हुआ है, जिसमें हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। 29 पदक हम लेकर आए हैं, तो इससे रिलेटेड हम बात देखेंगे। जैसे कि ये इवेंट कब हुआ, कहां हुआ, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, भारत को गोल्ड कितना मिला, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल कितने मिले हैं, भारत की स्थिति क्या रही है, कुछ रिकॉर्ड अगर परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किए हैं तो वो भी हम यहां पर साथ में देखते हुए चलेंगे। उसके बाद यूएस ओपन से हम करंट अफेयर देखेंगे, जैसे कि जेनिक सिनर और आर्याना साबलेंका ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया। तो इसके साथ साथ में यूएस ओपन या बाकी के जो ग्रैंड स्लैम है उसका भी स्टैटिक पार्ट देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पीएससी में पूछा जाता है। उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 की घोषणा हो गई है, इसके बारे में हम देखेंगे। हालांकि यहां पर सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, हायायो मियाजाकी, लेकिन इसके अलावा और भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है, और इस तरह से जो 21 नवरत्न कंपनी थे हमारे देश में उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कौन कौन सी कंपनी है? जैसे कि सतलज जल विकास निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और बाकी जो कंपनी है डिटेल आगे में हम देखेंगे। उसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, अलग अलग श्रेणी में पुरस्कारों का विभाजन क्या है, किन किन क्षेत्रों को किन किन वर्गों में पुरस्कार दिए गए हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया, इसको हम देखेंगे। अग्नि 4 के बारे में हम समझेंगे, कहां से किया गया, तो चंदीपुर से किया गया, तो ये कहां पर है, ज्योग्राफी के मैप में भी हम इसे लाकर देखेंगे। फिर उसके बाद एक न्यूज हम देखेंगे कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी जो है वो कमांडर इन चीफ के पद में नियुक्त हुए एयरफोर्स में।
तो इसका क्या अर्थ है? ये कमांडर इन चीफ क्या होता है, ये मध्य वायु कमान क्या है, कितने प्रकार के कमान है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर कुछ इंटरनेशनल न्यूज है, जैसे कि अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, इसके सदस्य क्या हैं, क्या भारत उसका सदस्य है, ये सारी चीज हम देखेंगे। फिर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, उसके बारे में देखेंगे। और फिर एक करंट अफेयर होगा जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स से लेकर। आप एक बात इसमें देख रहे होंगे कि सामान्य तौर पर करंट अफेयर पढ़ते समय अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग, स्पोर्ट्स अलग, अवार्ड्स अलग। लेकिन यहां पर ऐसा कोई विभाजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर 10 दिन में ऐसा एग्जैक्टली विभाजन किया जा सके ऐसा हर बार संभव नहीं है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है 1 से लेकर 13 करंट अफेयर, इनका सीक्वेंस मैंने कैसे डिसाइड किया? इनका सीक्वेंस मैंने डिसाइड किया है इंपॉर्टेंस के आधार पर। अगर आप शुरुआत के ये करंट अफेयर वाले चीज देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग शुरू के ये 7 जो करंट अफेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दूसरे पॉइंट पर या दूसरे स्लाइड में आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिवली पिछले स्लाइड की तुलना में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए तो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस पिछले स्लाइड के कंटेंट जितना नहीं है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम सीक्वेंस लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर आप हेडलाइन देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब देखिए, ये पीएमओ की आप ट्विटर हैंडल से आप देख रहे हैं कि मोदी जी के ये बात को यहां पर पोस्ट किया गया है। आप इसे यूज करेंगे अपने स्टैटिक जीएस वाले पार्ट में, खासकर जब आप मेंस का एग्जाम लिख रहे होंगे तो इस बात को आप एस्से में लिख सकते हैं, आप पॉलिटी में लिख सकते हैं, हर वह जगह लिख सकते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ बात हो रही हो, जहां पर डेमोक्रेसी को लेकर कुछ बात हो रही हो। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष, मोदी जी ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है किस चीज की? भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। मोदी जी के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को आप कहीं पर कोट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर डेमोक्रेसी को लेकर कुछ बात हो रही हो या सुप्रीम कोर्ट के लेकर कुछ बात आपको लिखनी हो, इस तरीके के कोट को लिखने से आपके आंसर का लेवल बढ़ जाता है, स्कोर अधिक मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस न्यूज का रिलेवेंस ये स्टेटमेंट था, इसलिए हम इसे चर्चा में लेकर आए थे। अब हम बात करते हैं कुछ इसके फैक्चुअल चीजों को लेकर, जैसे कि ये सम्मेलन कहां हो रहा था? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये सम्मेलन किया जा रहा था। ठीक है, 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मोदी जी ने कुछ डाक टिकट भी जारी किए हैं और कुछ सिक्के भी जारी किए हैं। ये आप डाक टिकट देख रहे होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का फोटो चिपका हुआ है। ये आप सिक्का देख रहे होंगे जहां पर 75 ईयर आपको अंकित होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत अच्छी बात यहां पर मोदी जी ने और कही है, भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर अर्थात हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया, जो कि सही बात है। अगर देखा जाए तो हमारे जो 3 तंत्र है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, सबसे ज्यादा शंकाएं, सबसे ज्यादा संदेह, सबसे कम शंकाएं, सबसे कम संदेह अगर किसी इन तीनों विंग में रहा है तो जुडिशरी में रहा है। लोग आपस में बातचीत में ऐसा बोल भी जाते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है, बोलते हैं कि मैं तुमको कोर्ट में मिलूंगा। यह विश्वास ही दर्शाता है एक आम नागरिक का हमारी जुडिशरी पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट पर। तो भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड आपको मिल गया, भारत के लिए क्या? मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, तो इन सारे कोट्स को आप याद रखेंगे। ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आप ये पीडीएफ भी रख सकते हैं। अगर अभी याद नहीं हो रहा है तो आप इसे कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप निकालकर ये सारा चीज रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे खबर पर चलते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। अब देखिए, ये आप झंडा देख रहे हैं,
नीले रंग का ये झंडा है और इस नीले रंग के झंडे पे गोल में प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ है। प्रतीक चिन्ह का इमेज आपको यहां पर ऊपर में दिख रहा होगा, जिसके ऊपर में लिखा हुआ है क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऊपर में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अंक में कुछ चित्र अंकित हुए दिख रहे होंगे आपको। तो जैसे सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है अशोक चक्र, अशोक चक्र के नीचे में है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और उसके नीचे में है संविधान की किताब। अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जहां भारत देश में धर्म और न्याय संविधान आधारित होंगे। और इस प्रतीक चिन्ह में इसी बात को और स्पष्ट तरीके से यह संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक कहता है, जो कि क्या लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जया। यतो धर्मस्ततो जया का अर्थ क्या होगा? जहां धर्म है वहां विजय है। वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। या विक्ट्री वही होगी, विजय वही होगी जहां पर धर्म का पालन होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ में भारत देश सुप्रीम कोर्ट के इस नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का राष्ट्रपति जी ने अनावरण किया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट को लेकर स्टैटिक पार्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है? तो उसका जवाब क्या है? आर्टिकल 124, जिसमें कहा गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। और जो अभी वर्तमान की आप बिल्डिंग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो अभी आप इमेजेस में देख रहे थे, उसका उद्घाटन 4 अगस्त 1958 को किया गया है तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। चलिए, तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि हम करंट अफेयर डील करेंगे, हम साथ ही साथ कुछ मेंस के कंटेंट भी लेते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट जीके वाला पार्ट है तो वो भी हम साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे। चलिए, अब दूसरे सबसे महत्वपूर्ण न्यूज पर हम चलते हैं, जो कि है किससे रिलेटेड? पैरालंपिक से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत ने पेरिस पैरालंपिक में अब तक के सर्वश्रेष्ठ 29 पदकों के साथ समापन किया। ठीक है, 29 पदक कैसे हुए? 7 गोल्ड हो गए, 9 सिल्वर हो गए और 13 हो गए ब्रॉन्ज मेडल। कैसे डिस्कस करेंगे इस न्यूज को? हम पहले हम लोग इस पैरालंपिक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंडिया का क्या स्टेटस रहा है इस इवेंट में वो हम देखेंगे, और उसके बाद कुछ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अगर किए गए होंगे तो उस पर हम बात करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कौन से श्रृंखला का, कौन से अंक का ये पैरालंपिक्स था। तो इसका जवाब क्या है? 17वां। कब इसका समापन हुआ? समापन हुआ 8 सितंबर 2024 को। कहां क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी? फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ठीक है। 18वां कहां होगा? 17वां खत्म हो गया। 18वां कहां होगा? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाएगा 2028 में। देखिए, जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है वो खत्म होने के बाद में फिर पैरालंपिक्स आयोजित किया जाता है। अभी का 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था और उसके बाद फिर पेरिस में ही यह पैरालंपिक शुरू किया गया था। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी भारत की बात। भारत की बातें क्या है इसमें? तो अभी तक, मतलब इस पैरालंपिक के पहले तक जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था भारत का वो 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में था, जिसमें भारत ने 19 अवार्ड लिए थे। लेकिन इस बार उसको भी क्रॉस करते हुए 29 अवार्ड हमने अर्जित किए हैं और इसलिए ये अभी तक का हम लोग का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाला पैरालंपिक्स रहा है। और इस तरह से भारत टोटल मेडल टैली में 18वें रैंक में रहा है, जिसमें 7 उसे गोल्ड मिला है, 9 मिला है सिल्वर और 13 मिला है ब्रॉन्ज। टोटल 29 मेडल मिले हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी याद रखना पड़ता है। तो फर्स्ट कौन सा है? तो चाइना है। टोटल कितने मेडल मिले हैं? 220। फिर है ग्रेट ब्रिटेन, कितना मिला है? 124। और उसके बाद है यूएसए, उसको कितना मिला है? 105। शुरू का 3 याद रखना है और भारत का क्या रैंक है वो याद रखना है। ठीक है। चलिए, अब कुछ हम रिकॉर्ड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला नाम
अवनी लखेरा जी का। तो ये जो पैरालंपिक्स हो रहा था उसमें जो टोटल 7 गोल्ड मिले हैं, उसमें जो सबसे पहला गोल्ड मिला है वो इन्हीं को मिला था, पहला स्वर्ण पदक मिला। दूसरा रिकॉर्ड क्या है इसमें, तो ओलंपिक खेलों में अपना स्वर्ण पदक बचाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इनको टोक्यो में भी गोल्ड मेडल मिला था, फिर अभी जो ये वाला इवेंट हुआ पेरिस में, तो इसमें भी इनको गोल्ड मेडल मिला। तो लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला भी बनी, पहला स्वर्ण पदक भारत की तरफ से प्राप्त करने वाली खिलाड़ी भी बनी। किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं ये, वैसे तो इमेज में आपको दिख ही रहा होगा, वो क्या है, निशानेबाजी से। आगे बढ़ते हैं। अगला रिकॉर्ड परफॉर्मेंस किसके द्वारा रहा, सुमित अंतिल जी के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी सराहना भी की थी पोस्ट करके। इन्होंने कहा था एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय सुमित, कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर विनिंग द गोल्ड इन द मेंस जेवलिन इवेंट। भाला फेंक प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। क्या इनकी उपलब्धि रही है, तो सुमित अंतिल विंस गोल्ड इन जेवलिन थ्रो F64, बिकम्स फर्स्ट इंडियन मैन, पहले भारतीय पुरुष बने जिन्होंने पैरालंपिक्स में अपने टाइटल को डिफेंड किया और रिकॉर्ड भी बनाया। पिछले ओलंपिक्स में इन्होंने जो भाला फेंका था उसका जो भी रिकॉर्ड था अभी तक का, वो सबसे लंबी दूरी तक फेंके जाने वाला भाले का रिकॉर्ड था, और इस इवेंट में उन्होंने उसको भी क्रॉस किया। और ये जो अब दिख रहा है ये पैरालंपिक्स में जेवलिन का सबसे दूर फेंके जाने वाला रिकॉर्ड बना हुआ है। तो ये एक रिकॉर्ड रहा। फिर उसके बाद पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु के नाम रिकॉर्ड रहा। क्या रिकॉर्ड रहा है इनका, तो लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने का रिकॉर्ड रहा है। कब कब मिला था, रियो 2016 में इनको स्वर्ण मिला था, टोक्यो 2020 में रजत, और अभी पेरिस 2024 में इनको कांस्य पदक मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है फ्लैग बेयरर के ऊपर, ध्वजवाहक के ऊपर। जब क्लोजिंग सेरेमनी हुआ तो हरविंदर सिंह जी को और प्रीतिपाल जी को चुना गया ध्वजवाहक के तौर पर। हरविंदर सिंह जी क्या है, मतलब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बात हम समझ लेते हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हुए ये। और प्रीतिपाल जी के बारे में देखा जाए तो इस स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। सामान्य तौर पर इस इवेंट में जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए होते हैं उन्हें फ्लैग बेयरर के तौर पर चुना जाता है, जो कि उनकी आप इस प्रदर्शन से समझ सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में किसे चुना गया था फ्लैग बेयरर के तौर पर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सुमित अंतिल, जो इस बार जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाए, और फिर आप यहां पर देख रहे हैं भाग्यश्री जाधव जी को, जो कि रिलेटेड है शॉटपुट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूएस ओपन से रिलेटेड न्यूज। तो जेनिक सिनर और आरियाना साबलेंका ने यूएस ओपन का एकल खिताब जीता। इन दोनों खिलाड़ी का ये पहला यूएस ओपन का खिताब था। ठीक है, जेनिक सिनर कहां से हैं, इंपॉर्टेंट होता है बताना, इटली से, और बेलारूस से हैं आरियाना साबलेंका। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये जो अभी आपने देखा यूएस ओपन वाला, वो सबसे अंतिम में होता है, सीक्वेंस में होते हैं पूरे साल भर में। जैसे कि सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये मिड जनवरी में आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, जिसे रोनाल्ड गैरोस नाम से भी जाना जाता है, मई और जून में होता है ये। फिर आता है विंबलडन, जो कि जून और जुलाई में खेला जाता है, और सबसे अंतिम होता है ग्रैंड स्लैम में यूएस ओपन, जो अगस्त सितंबर में खेला जाता है। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्टैटिक वाला पार्ट इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है हमारे यहाँ पर। अलग अलग ग्रैंड स्लैम में किस तरह के कोर्ट यूज किए जाते हैं। देखिए, अगर कोर्ट्स हम देखें जिस पर टेनिस खेला जाता है, तो क्ले, हार्ड और ग्रास, इस तरीके का 3 वर्गों में विभाजन है। जो क्ले वाला पार्ट होता है उसमें बॉल बहुत धीमे धीमे आती है, स्लो कोर्ट बोला जाता है। और जो ग्रास वाला कोर्ट होता है उसमें काफी तेज से गेंद आती है, फास्ट कोर्ट बोला जाता है। जहां पर बहुत ज्यादा धीमा भी नहीं, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं, ऐसी विशेषता देखी जाती है कहां पर, आपके हार्ड कोर्ट में। तो अब जब आप ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये चारों ग्रैंड स्लैम को देखें, तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, लेकिन आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले में, जो कि सबसे स्लो है, और विंबलडन खेला जाता है ग्रास में, जो सबके फास्ट है।
तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें स्टैटिक वाले याद रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं इस पूरे 4 ग्रैंड स्लैम को लेकर, जो समय समय पर करंट अफेयर में स्टैटिक पार्ट में डील करता रहूंगा। अब जो अलग अलग प्रतिस्पर्धा होते हैं उनके कौन विजेता थे, किसको उन्होंने हराया, विजेता किस कंट्री से थे, जिनको हराया किस कंट्री से थे, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपने देखा पुरुष एकल में किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है जो कि बिलोंग करते हैं इटली से। किसको हराया है, टेलर फिट्स को हराया है जो कि अमेरिका के हैं। महिला एकल में आरियाना साबलेंका जो कि कहां से बिलोंग करती है, बेलारूस से। हराया किसे है, जेसिका पेगुला को जो कि अमेरिका की है। फिर उसके बाद पुरुष डबल में मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्सन की जोड़ी थी, दोनों ऑस्ट्रेलिया के थे। किसको हराया, जर्मनी के केविन केविट्स और टीम पुएट्स को। फिर महिला डबल में याद रखना है ल्यूडमिला किचेनोक यूक्रेन से हैं और जेलेना ओस्टोपेंको लात्विया से है। किसको हराए, क्रिस्टीना जो कि फ्रांस से हैं और झांग शुआई जो कि चीन से है। तो ये सभी अलग अलग स्पर्धा के विजेता उप विजेता किस देश से हैं ये हमें याद रखना होता है। चलिए अगला न्यूज रिलेटेड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के घोषणा से। निर्मला सीतारमन जी ने ट्वीट किया और बधाई दी किसे, हायायो मियाजाकी जो कि स्टूडियो गिबली नाम के एक स्टूडियो के फाउंडर भी हैं। और ये क्या है, तो ये एक एनिमेटर है, कार्टून वाली मूवी बनाते हैं। कुछ इनके प्रसिद्ध मास्टरपीस हैं जैसे कि माय नेबर टोरोटो और किकीज डिलीवरी सर्विसेज। और क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने इनको बधाई दी इसलिए सभी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहे भारत की मीडिया में। चलिए अब थोड़ा सा रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 1957 में। इसे क्या बोला जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। आप नोबेल पुरस्कार जानते ही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पूरे विश्व में यहां से चुना जाता है पुरस्कार प्राप्त करने वालों को। एशिया के नोबेल के तौर पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड को माना जाता है। एशिया के लोग जो बेहतरीन काम कर रहे थे किसी भी क्षेत्र में, जिससे कुछ प्रभाव, मेजर प्रभाव पड़ा देश दुनिया में, तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है। किसके याद में दिया जाता है, यह आपको याद रखना है, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति। इस पुरस्कार में क्या मिलता है यह भी पूछा जाता है। एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है जिसमें फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति जी का इमेज चिपका होता है। ये है वो इमेज, ये मेडल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी को एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं बाकी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को। जैसे कि सबसे पहला नाम यहां पर दिख रहा है फुंसो कर्मा से, ये भूटान के हैं। फिर आपको दिखेगा गुयेन, ये है वियतनाम से। फिर फरहान फारवीजा, ये है इंडोनेशिया से। फिर रूरल डेवलपमेंट मूवमेंट थाईलैंड से है। और जैसा अभी हमने देखा हायायो मियाजाकी, किस किस कंट्री से है हमने देख लिया। इन सबको क्या क्या क्षेत्र में इन्होंने काम किया था जो पुरस्कार मिला। तो जो कर्मा फुंसो हैं भूटान से जो हैं, ये एक भूटानी विचारक है और उन्होंने लोदेन नाम के एक फाउंडेशन की स्थापना की थी। वियतनाम के जो गुयेन हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है, ये वियतनाम युद्ध जो हुआ था वियतनाम और अमेरिका के मध्य, उस दौरान डॉक्टर के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। इंडोनेशिया से जो फरवीजा फरहान है, इन्होंने एक हाका फाउंडेशन की स्थापना की थी जो इकोसिस्टम को बचाने के लिए कार्य करती है। एनिमेटर के तौर पर मैंने आपको बताई दिया हायायो मियाजाकी हैं जो कि जापान से हैं। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के हैं। ये एक डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, एक संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों के इलाज में अपना योगदान देते हैं जो संसाधन के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए अगला न्यूज है सतलज जल विकास निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनको नवरत्न का स्टेटस मिला। क्या होता है ये नवरत्न का स्टेटस मिलने से, आसान शब्दों में अगर देखा जाए तो ऑटोनॉमी बढ़ जाती है। अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को लेकर ये कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है निर्णय लेने के लिए। जब ये छोटे स्तर के रहते हैं, नवरत्न नहीं रहते हैं, तब बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी
बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा सा हम ये जो 4 कंपनियां नवरत्न बनी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है, किस मंत्रालय के अंदर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गया, नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद अब टोटल नवरत्न हमारे देश में कितने हो गए हैं, 25, अर्थात पहले 21 थे, 4 बढ़कर 25 हो गए। सबसे पहला रेलटेल, ये 22वां नवरत्न बना। किसके अंडर आता है ये, रेल मंत्रालय के अंदर। 22वां संख्या याद रखना है, किसके अंडर आता है, रेल मंत्रालय के अंदर। फिर उसके बाद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर आता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर। ये है 23वें नंबर का नवरत्न कंपनी। फिर उसके बाद है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये 24वां नवरत्न कंपनी है और ये आता है ऊर्जा मंत्रालय के अंडर। फिर सतलज जल विकास निगम नहीं, विद्युत निगम है, ध्यान रखिएगा। सतलज जल विद्युत निगम 25वीं नवरत्न कंपनी है और ये भी ऊर्जा मंत्रालय के अंदर आती है। कंपनियों के नाम क्या है, नवरत्न होने से क्या फायदा होता है, कौन कौन से रैंक के ये नवरत्न कंपनी हुए और किस मंत्रालय के अंदर आते हैं, ये है इंपॉर्टेंट कंटेंट इस न्यूज से। चलिए अगला, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024, ये पुरस्कार वितरण किया गया है राजस्थान में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। तो इस पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। एक प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान। इसके कुछ क्राइटेरिया है। इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी भारत देश के शहर हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। वायु के प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो शहर ज्यादा अच्छा काम करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। ये 3 श्रेणी में विभाजित है। श्रेणी कैसे विभाजित किया गया, जनसंख्या के आधार पर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला श्रेणी 1 है, श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाला शहर है और श्रेणी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर है। तो हमको ये शुरू के 3 शहरों को याद रखना होगा। श्रेणी 1 में सबसे पहला सूरत, फिर जबलपुर और आगरा। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। श्रेणी 3 में रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़। श्रेणी 1 श्रेणी 2 का विशेष तौर पर आप याद रखिए, फिर भी एकदम मुश्किल है तो श्रेणी 1 को आप रखिए। जब आप एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन आपको कहां कहां काम आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो आपको पेपर 4 में इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, और फिर उसके बाद पोल्यूशन को लेकर निबंध तो आता ही है। जब भी ऐसे आप पोल्यूशन रिलेटेड न्यूज लिखें, कंटेंट लिखें मेंस में, एसए में या जीएस वाले पेपर में, आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे सरकार के प्रयासों को जरूर लिखें, उसका उल्लेख होना चाहिए कि भाई वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है, जल प्रदूषण के लिए प्रोग्राम किया है। तो ऐसे कम से कम 5-10 प्रोग्राम आपके पास होने चाहिए। ये स्टैटिक कंटेंट है, आप लिखकर एक बार में याद कर लीजिए, रट लीजिए, जब जरूरत आएगा उसको लिख दीजिए। तो इससे आपका वो वाला कंटेंट ऑलरेडी तैयार हो जाएगा कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं। समस्याएं तो बता दोगे कि इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है। तो लेकिन बात ऐसा है कि हम बीइंग अ सिविल सर्वेंट सिर्फ समस्या बताकर हमारा काम खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हम ये भी लिखें कि इस समस्याओं से निवारण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और वो कहां तक पहुंचे, उनकी उपलब्धियां क्या हुई। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक एक सिविल सर्वेंट वाला अप्रोच नहीं दिखेगा और तब तक वो वाला स्कोर भी हमें पेपर में नहीं मिलेगा। चलिए अगला न्यूज है, अमेरिका और भारत के सैनिकों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है क्या, युद्ध अभ्यास 2024। ये बहुत फेमस है, ट्रेनिंग हो रही है, मतलब ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप दोनों बोल सकते हैं। इसका आयोजन 9 से 22 सितंबर तक किया जा रहा है। अब बात ऐसा है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अमेरिका के साथ हो रहा है। जब भी आप कुछ सीखेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो किसके साथ करना चाहेंगे, जो आपसे कमजोर है या जो आपसे बेहतर है। जाहिर सी बात है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप हमेशा कॉम्पीट करते हैं अपने से बेहतर वाले के। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका सैन्य बल पर तो हमसे ज्यादा ताकतवर तो है ही,
हथियार है उसके पास काफी ज्यादा मॉडर्नाइज्ड, एडवांस। तो अगर हम उनसे कॉम्पीट नहीं, उनके साथ सीखेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो उनके जो स्किल हैं, उनके जो तरीके हैं, उनसे हम अपने आप को अपडेट करेंगे, जो हमें काफी ज्यादा मदद करेगा। तो अमेरिका के साथ है, इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां ये हो रहा है एक्सरसाइज, तो ये आप नाम याद रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस से रिलेटेड ही एक दूसरा न्यूज है, किससे? अग्नि 4 का सक्सेसफुली लॉन्चिंग हुआ है। अग्नि 4 क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जो बहुत ज्यादा दूर तक भी नहीं जाता, बहुत पास का भी नहीं रहता। 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का इसका रेंज रहता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे जमीन से जाके हवा में मार के बनने वाला ये मिसाइल नहीं है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका जो प्रोजेक्टाइल बनेगा इसलिए बनेगा, इसलिए ही इसका नाम बैलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। कौन डेवलप किया है इसे? तो डीआरडीओ। ठीक है, इसकी खास बात और क्या है कि लगभग 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। देखिए, किसी भी आप मिसाइल को जब देखें तो उसके ऊपर का जो पार्ट रहता है, सबसे शुरू का जो पार्ट रहता है, वो पेलोड वाला पार्ट रहता है, मतलब जिसमें गोला बारूद बम भरे जाते हैं। तो कितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो खतरनाक बन जाता है। तो इसमें अगर आप मात्रा देखें तो काफी खतरनाक लेवल पर है। 1000 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव लेकर अगर कहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा रिस्की तो है, मतलब रिस्की क्या है, वो तो काम ही कर रहा है। ठीक है, कहां लॉन्च किया गया ये? तो यहां पर लिखा हुआ है आपको चांदीपुर में। चलिए, इसमें आप जब उड़ीसा के ऑफ कोस्ट में जाएंगे, ऑफ कोस्ट कहने का मतलब क्या है? मुख्य भूमि से थोड़ा सागर की ओर, तो एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम आइलैंड। इसी आइलैंड में डीआरडीओ क्या करता है? अपने मिसाइल्स को लॉन्च करता है, टेस्ट करता है। तो ये चांदीपुर, ये नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। ये आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब डिफेंस की एक और न्यूज, एयर मार्शल, एयरफोर्स से रिलेटेड है, ये न्यूज के आर्टिकल है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद में नियुक्त किया गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसे देख लेते हैं। एक चीज और बता दूं, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैंने ये पूरा पीपीटी स्लाइड बना दिया था, तब तक इसमें एक दो चेंजेस हो चुके हैं। दो नहीं, एक ही चेंजेस हुआ है, जिसे मैं आगे आने वाले वीडियो में खत्म कर लूंगा। लेकिन इसको आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट क्या है? देखिए, 3 तरह का हमारा आर्मी, मतलब सैन्य बल है, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। तो आर्मी के जनरल कौन है? सबसे बड़े पद पर उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नेवी के सबसे बड़े पद पर कौन बैठा है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी बैठे हैं। एयरफोर्स में कौन बैठा हुआ है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। और इन सबके तीनों के ऊपर सबसे, इससे भी बड़ा जो पद है, जो तीनों का हेड है, वो क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हेड कर रहे हैं जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि ये किसके डिप्टी बने हैं? तो ये बने हुए एयरफोर्स के तेजिंदर सिंह जी। तो वो तो हो गया, लेकिन आर्मी के डिप्टी चीफ का नाम आप याद रख लेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। और नेवी के डिप्टी चीफ जो है उनका नाम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये नियुक्ति में भी आप ले सकते हैं। चलिए, अगला नियुक्ति से रिलेटेड भी हो गया और डिफेंस से रिलेटेड भी हो गया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मध्य वायु कमान के CI का पदभार संभाला। अब ये मध्य वायु कमान क्या है? देखिए, जो हमारा जो एयरफोर्स है उसके 7 कमांड है। कमांड मतलब 7 ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्य जगह है जहां से हम अलग अलग क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे कि वेस्टर्न कमांड दिल्ली में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर में है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है, और सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम में है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में है, ईस्टर्न कमांड आपको दिखेगा शिलोंग में, और सेंट्रल कमांड है कहां पर? इलाहाबाद में। तो ये जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी हैं, वो कौन से कमांड के चीफ बने हैं? सेंट्रल एयर कमांड, जो कि कहां पर है? इलाहाबाद में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पहले भारतीय
जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने उनका नाम याद रख लीजिएगा। ओलंपिक इस साल इंपॉर्टेंट है, समर ओलंपिक भी हुआ है, पैरालंपिक भी हुआ है, तो ओलंपिक से जुड़े हुए सारे घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? रणधीर सिंह जी बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ओसीए प्रेसिडेंट। चलिए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक नया सदस्य जुड़ा है जिसका नाम है अल्जीरिया। तो पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में समझ लेते हैं। स्थापना 2015। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? शंघाई चीन में। इसके संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो इसके संस्थापक सदस्य हैं, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें अभी तक और कितने मेंबर जुड़ गए? तो इसमें वर्तमान में 9 देश जुड़ गए हैं। ताजा ताजा है अल्जीरिया, बाकी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये तो था ही, साथ ही साथ बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ये भी जुड़ गए। ठीक है, तो ब्रिक्स कंट्री के अलावा 4 और हैं। 4 जो और हैं वो कौन है? अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, यूएई है और मिस्र है। चलिए अगली खबर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए जिनका नाम क्या है? माइकल बर्नियर। ये अभी जो इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? गैब्रियल अटल। तो इतना आपको याद रखना है। इनसे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि यूरोपियन यूनियन से जो ब्रिटेन का एग्जिट हुआ, ब्रेक्सिट के नाम से आप जानते हैं, उसमें मुख्य वार्ताकार के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका दी थी। फ्रांस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टैटिक वाला पार्ट। जैसे मैंने कहा था कि ये रहा भाई फ्रांस का झंडा, राजधानी है पेरिस और इसका जो करेंसी है वो है यूरो। ये फ्रांस दिख रहा है आपको, इधर इंग्लिश चैनल दिख रहा होगा, उसके ऊपर यूके है, इसके नीचे में जो जल क्षेत्र दिख रहा है वो मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, कौन कौन से देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले आपको इधर बेल्जियम दिखेगा, फिर लक्समबर्ग है, जर्मनी है, नीचे आएंगे स्विट्जरलैंड दिखेगा, फिर इटली दिखेगा, मोनाको दिखेगा, अंडोरा दिखेगा और स्पेन दिखेगा। ठीक है, तो ये इतने इसके पड़ोसी देश हैं। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जूरा पर्वत जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर वाले क्षेत्र में आपको दिखेगा। ये वही जूरा माउंटेन है जहां पर डायनासोर्स के फॉसिल्स बहुत मिले थे और इसी के नाम की वजह से बहुत सारी मूवी भी आई, जुरासिक पार्क वगैरह। ठीक है, फिर एल्प्स माउंटेन दिखेगा, ये भी नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। भारत में जो नवीन पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? हिमालय। चलिए अब सबसे अंतिम करंट अफेयर। धनुष श्रीकांत ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण जीते। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्पर्धा में सभी 3 पदक भारतीयों ने जीते। धनुष ने स्वर्ण पदक, ये जो बीच के व्यक्ति हैं यही हैं। शौर्य सैनी ने रजत पदक जीता और मोहम्मद वानिया ने कांस्य पदक जीता। तो इसके बाद आपका ये करंट इवेंट खत्म होता है, लेकिन अंतिम में ये गोट वाली बात, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर 900 करियर गोल्स। और मजेदार बात यह है कि सबसे पहले 800 गोल मारने वाले व्यक्ति भी यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। इनका रिकॉर्ड इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होल्डर का भी रिकॉर्ड एक दिन हो सकता है इन्हीं को मिल जाए। अब कुछ एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए। पहला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर, ताकि प्रैक्टिस भी साथ में होता रहे। दूसरा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में, ध्यान रखना श्रेणी 1 नहीं श्रेणी 2, जिसकी आबादी 3 से 10 लाख की है। पहला श्रेणी क्या था? 10 लाख से ऊपर। दूसरा क्या था? 3 से 10 लाख। फिर क्या है? 3 से कम वाले। तो किसको मिला है? सबसे पहला कौन रहा है श्रेणी 2 में? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तीसरा, भारत और अमेरिका का जो ट्रेनिंग चल रहा है मिलिट्री का, वो किस राज्य में है? किस राज्य में वो आयोजित किया जा रहा है? और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ने जो नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को बनाया है,
मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो नए झंडे और प्रतीक चिन्ह अनावृत हुए हैं, इसका डिजाइन किसने बनाया? ये मैंने करंट वाले पार्ट में बताया नहीं था, भूल गया था मैं, इसलिए इसका आंसर बता देता हूं। वो क्या है? NIFT, दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर उपयोगी लगा होगा। जिस अप्रोच से हम चल रहे हैं वो भी उपयोगी लगा होगा। अगर आपके किसी तरह के सुझाव होंगे तो आप हमें बताइए, तो उन सुझावों को भी इसमें इनपुट किया जाएगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जब देंगे तो आपका रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और बेहतर प्रयास आपके लिए करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।